नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय है और इसमें हम जानते हैं कि करंट अफेयर का बहुत ही अधिक महत्व है। वो कैसे? क्योंकि करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और इसी पे आधारित समसामयिक घटना चक्र की एक पुस्तक आती है ई दृष्टि। आज हमने दृष्टि की इस बुक को लिया है जो कि 2023 की है। यह 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक अद्यतन है। इसमें सारी ही एक साल की जितनी भी समसामयिक घटना क्रम हैं उनको इसी में क्या किया गया, संकलन किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये बुक अवेलेबल है। आप अपने पास के बुक स्टोर से ले सकते हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसमें क्या किया जाएगा कि दृष्टि की जो ये बुक है करंट अफेयर की 2023, ये पूरी कंप्लीट की जाएगी। आप इस वीडियो के माध्यम से सारे करंट अफेयर एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर में आते हैं, इसलिए बुक अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसको कंप्लीट करके ही जाइए पेपर देने। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं, आपने पहले भी कुछ करंट अफेयर पढ़ रखी होंगी, यदि नहीं भी पढ़ा है तो भी इससे पढ़ के ही जाइए। और इससे क्या कर सकते हैं, आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप क्या कीजिए, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते वीडियो को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि एक बार आपने खुद पढ़ा है और अगर सुन लेंगे आप किसी और से तो वो कभी नहीं भूलेगा। ये एक तरीका है आपका याद करने का। यदि बुक नहीं है आपके पास तो भी बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पूरी बुक आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और आप क्या कीजिए, इससे सिर्फ एक बार सुनते रहिए और एग्ज़ाम टाइम में एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए बस वीडियो देख लीजिएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर किए एक एक करके हम सारे टॉपिक कवर करते हैं। देखिए, इस घटना चक्र में क्या है कि एक साल का है पूरा करंट अफेयर। तो आप अगर आर ओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या इसके साथ और भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप इस बुक को कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। यह यूपी पीसीएस के लिए मेनली बुक दी जाती है, जो एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले आती है और अब आ चुकी है। आप सभी लोग इसके ज़रिए से करंट अफेयर प्रिपेयर करिए। और इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, फिर आर्थिक, वैज्ञानिक और उत्तर प्रदेश विशेष भी इसमें दिया गया है। कुछ संक्षिप्तियाँ हैं और खेल परिदृश्य। इसी के साथ क्या होगी, ये बुक हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही कम समय में इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक दिया गया है वह दिया गया है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। यह इस बुक का पहला टॉपिक तो है, लेकिन एग्ज़ाम में भी आने का पूरा ताकत रख रहा है। देखिए, जो चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश है 1968, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, राष्ट्रीय दल को मान्यता दी जाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ मानदंड दिए गए हैं, तभी क्या होती है, नेशनल पार्टी इस्टेब्लिश हो पाएगी, आपको उसी मान्यता मिल पाएगी। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा, और उसके मानदंड देखते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित 3 मानदंड दिए गए हैं और इन तीनों में से कोई एक भी पूरे होंगे तो राष्ट्रीय दल घोषित हो जाएगा। पहला देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने क्या किया हो, लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीत ली हों। पहला मानदंड कहता है कि लोकसभा या विधानसभा, यदि इसमें कोई आम चुनाव हुआ है तो उस राजनीतिक दल को क्या करना पड़ेगा, 4 राज्यों में और प्रत्येक राज्य में क्या होगा, कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% प्राप्त करना होगा और उसके साथ लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें भी जीतनी होंगी। दूसरा मानदंड कहता है, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। दूसरा मानदंड है कि लोकसभा में जो आम चुनाव हुए हैं उस दल ने क्या किया हो, जो कुल सीटें उसमें से 2% सीटें जीती हों और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हो गए हों। तीसरा बोलता है मानदंड, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाएगी तो राष्ट्रीय दल हो जाएगा, योग्य हो जाएगा इसमें। अब इसमें याद करने वाली चीज़ें क्या हैं वो सबसे पहले देखते हैं। तो 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनकी नेतृत्व की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसको बोलते हैं, इसको नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। अब इसमें से देखिए, इसको तो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, लेकिन जो 3 और थी पार्टी उनका क्या किया गया है, नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो उनसे छीन लिया गया है। वो कौन कौन सी ये भी याद कर लीजिए,
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसे क्या किया गया है, राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। इन तीनों को एक बार फिर से देख लीजिए, AITMC है, CPI है और NCP है। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022, इसमें आम आदमी के प्रदर्शन की समीक्षा से यह स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में जो कुल वैध मत थे उसमें से 12.92% मत प्राप्त किए। और क्या हुआ, इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल सीटें जो 182 सीटें थीं, इनमें से आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीत ली हैं। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया। और क्या क्या है, आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, इसमें पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो 4 हो गई अब। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ और इसी प्रकार यह क्या हो गई, नेशनल पार्टी में शामिल हो गई। ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है और इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, वो झाड़ू है, आप सभी लोग जानते होंगे। अब हमें ये भी जानना है कि राष्ट्रीय दल की वर्तमान संख्या कितनी है। अभी हमने देखा 6 हैं, अब इनमें हैं कौन कौन, ये जरूर याद कर लीजिए। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी BJP, इसको कौन नहीं जानता, बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि मायावती जी की है BSP, चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI और M। इसमें जो अगली है वो नेशनल पीपल्स पार्टी है जिसको NPP बोलते हैं, और लास्ट जो अभी बनी हुई है वो आम आदमी पार्टी आप है। बाकी की 3 क्या हो गई हैं, वो बाहर कर दी गई हैं। अब अगला करंट अफेयर हम अपना देखते हैं। अगला टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम क्या है, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं जो विकास से दूर रह जाते हैं, उन्हीं के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या से सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर क्या होते हैं, विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथु में लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है, इसलिए ये तो नाम सभी लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर क्या है, इस कार्यक्रम को जो अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिला है और कहाँ पर है, किबिथु के पास, ठीक है, इसका सीमावर्ती गांव है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। पहली बात तो केंद्र प्रायोजित परियोजना है और दूसरी बात क्या है, यह वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर के 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। और इस अवधि के लिए जो इसका वित्तीय आवंटन है वो कितना किया गया है, 4800 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत 4 राज्यों, अब इनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, चारों याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख को भी लिया गया है। इसके उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 या फिर 2967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। अब जो पहला चरण होगा, इसमें पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँवों की पहचान की गई है, जिसमें 455 गाँव कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, पहला चरण याद रखिए। दूसरा चरण बोला गया, यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा। पहले चरण में हम लोग देख रहे हैं जिसकी शुरुआत की गई है उसमें 662 गाँव की पहचान की गई है और सबसे ज़्यादा जो 455 गाँव हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए यह प्रोत्साहित भी करेगा। इससे इन गाँवों में लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा।
इस प्रकार यह टॉपिक पूरा हुआ। और अगला देख लेते हैं अभी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में जो विधानसभा निर्वाचन हुए थे उससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं और उनको जल्दी से याद कर लेते हैं। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए। देखिए पिछली बार भी निर्वाचन से रिलेटेड कुछ प्रश्न आए थे और इसलिए ये टॉपिक इस बार भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए और इनमें कौन कौन है? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा है। मेघालय की बात करते हैं तो यह 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 10 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, इसमें कुल संख्या 60 है। हालांकि जो मेघालय में 59 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या है, इसमें चुनाव संपन्न कराया गया, एक जगह नहीं कराया गया, उसको स्थगित कर दिया गया है। जबकि सोहियोंग ये निर्वाचन क्षेत्र है, इसका जो चुनाव था वो स्थगित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एचडीआर लिंगदो, इनके निधन के कारण यह निर्णय लिया गया था। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से जो 55 सीटें हैं वो आरक्षित हैं। किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए, जबकि अनुसूचित जाति के लिए यहाँ कोई भी आरक्षण, कोई भी सीट का आरक्षण नहीं है। मेघालय विधानसभा में 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया था। अब यह पिछली बार से कितना बढ़ा है? 2018 के चुनाव की तुलना में देखा जाए तो 0.04% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय के कोनराड के संगमा, इनकी नेतृत्व वाली जो नेशनल पीपल्स पार्टी है एनपीपी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। नाम याद कर लीजिए, कोनराड के संगमा, ठीक है। और ये किस पार्टी के हैं? नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी से है। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पिस्टोन ताइनसोंग और स्नियाओ भलंगधर, ये क्या बने हैं? मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। दोनों लोग का नाम एक बार ढंग से देख लीजिए। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा, इनको 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष भी याद कर लीजिए। अब इसमें जो चुनाव परिणाम है मेघालय के, उनको हम देख लेते हैं। विजित सीटें कितनी हैं और मत का प्रतिशत कितना रहा है, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी जो जीती है, इसमें 26 सीटें इन्होंने जीती थी और इनका जो प्रतिशत मत है वो 31.49 है। दूसरी पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, इसमें 11 सीटें इन्होंने जीती और इनका जो मत प्रतिशत है वो 16.21 है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? 5। इनका इनका जो प्रतिशत है मत में वो देखते हैं, वो 13.14 है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है उसने भी 5 सीटें जीती है और इनका 13.78% है। अगली जो पार्टी है वो वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी है, इसकी 4 सीटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हैं जो कि 9.33% इन्होंने मत प्राप्त किया है। ये मेघालय का हो गया। अगला जो चुनाव हुआ वो नागालैंड का हुआ। नागालैंड का भी साथ में देख लेते हैं। 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मार्च 2023 निर्धारित थी। अब इसके कारण क्या हुआ? 27 फरवरी 2023 को एक चरण में ही चुनाव संपन्न कराए गए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या यहाँ भी 60 है और जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ आरक्षित हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित हुए। वर्ष 2023 के चुनावों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी जो प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी, इसका प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी सर्वाधिक 25 सीटें इनको प्राप्त हुई थीं। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं और इनका नाम जरूर याद कर लीजिए। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू इन्होंने प्राप्त की। ये दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई। और एनडीपीपी की एक और भी महिला प्रत्याशी हैं, इनका नाम भी याद कर लीजिए, सलहोतु ओनवो क्रूज।
इनका नाम है, ये पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के जो नेता है नेफ्यू रियो, ये 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। इनका नाम जरूर याद रखिए, नेफ्यू रियो। टीआर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न, इन्होंने क्या किया, उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। 20 मार्च 2023 को सेरिंगेन लोंगकुमेर, ये क्या हुए हैं, 14वीं नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। 14th नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, सेरिंगेन लोंगकुमेर। अब इसमें जो चुनाव परिणाम है वो भी जल्दी से हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। इसमें जो पार्टी है सबसे पहली है वो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। इन्होंने 25 सीटें जीती हैं और इनको मत प्राप्त हुआ है 32.22 का। अगली पार्टी है यहाँ की भारतीय जनता पार्टी, जिसने 12 सीटें जीती हैं और इनका जो मत प्रतिशत है वो 18.81% है। तीसरी पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और इन्होंने 7 सीटें ही जीती और इनका जो मत प्रतिशत है वो 9.56 है। अब चौथी हो गई है, ठीक है। हाँ, ये चौथी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, इसने 5 सीटें जीती हैं, 5.78 मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है। और जो अगली है पार्टी वो लोक जनशक्ति है, जिसने 2 सीटें प्राप्त की, मत आप देख लीजिए 8.65। और लास्ट जो है वो नागा पीपल्स फ्रंट है, इन्होंने भी 2 सीटें प्राप्त की हैं और 7.09 का इन्होंने मत प्रतिशत प्राप्त किया है। तीसरा जो चुनाव हुआ वो त्रिपुरा में हुआ। 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी क्षेत्रीय सहयोगी रहा है इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने कुल 33 सीटें जीती हैं। और 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मानिक साहा, इन्होंने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा, ये विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसका भी चुनाव परिणाम देखते हैं। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इनको क्या हुआ, इनको 32 सीटें अलॉट हुई हैं, इन्होंने जीती हैं और इनका मत प्रतिशत कितना है, 38.97। इनके साथ जो त्रिपुरा मोठा पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट है, इन्होंने 11 सीटें जीती हैं, इनका मत प्रतिशत है 24.62। और भी जो 2 पार्टी हैं उनको भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने 3 सीटें जीती, 8.56 इनका मत प्रतिशत रहा। और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने 1 सीट जीती और इनका जो प्रतिशत रहा वो 1.26 रहा। इस तरह हमने तीनों क्षेत्र के क्या है चुनाव देख लिए हैं और इनकी सीटें भी देख ली, जो इनसे इम्पॉर्टेंट तथ्य थे इनसे रिलेटेड वो भी याद कर लिए हैं। अब बताया गया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ, कौन कौन से, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, इसकी क्षमता को मापने के लिए एक सूचना एकत्र करती है। इसमें है क्या, 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IGR 2022 ये जारी की गई है और इस रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है, 3रा संस्करण है। इसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS, इनके प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। फिर से देख लीजिए, दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS, इनके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में और देखें तो इसका जो प्रथम संस्करण है वो 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक की पहुंच और उनकी क्षमता के अनुसार कुछ रैंकिंग प्रदान की गई है। देख लेते हैं सबकी रैंकिंग। और इनको क्या किया गया है, इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणी में विभक्त कर दिया गया है। पहला बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और दूसरा दिया गया है छोटे राज्य जो हैं, ठीक है। इन्हीं के आधार पर क्या किया गया, इन श्रेणियों के आधार पर इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर जो बेस्ट है जिसको श्रेष्ठ बोल रहे हैं, मध्यम जिसको मिडिल बोल रहे हैं, खराब जिसको वर्स्ट श्रेणी में विभाजित किया गया। 3 श्रेणी है, बेस्ट, मिडिल और वर्स्ट।
IGR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है वो याद रखिए कर्नाटक है। इसको मार्क्स कितने मिले? 6.38। और उत्तर प्रदेश जो अपना राज्य है वो अंतिम पायदान पर रहा, इसको 18वीं रैंक मिली है और इसके अंक कितने हैं? 3.78। छोटे राज्यों की कैटेगरी देख लेते हैं। इसमें जो सिक्किम है वो श्रेष्ठ राज्य है, इसको मार्क्स कितने मिले हैं? 5.01। जबकि गोवा को अंतिम पायदान पर रखा गया है 7वें स्थान पर, 3.42 अंक इसको मिले हैं। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग हम लोग देख लेते हैं। तो शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। अब इनकी रैंक देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दी गई है। अब कर्नाटक को पुलिस और इन सब प्रणाली में जो चारों प्रणाली हैं जिन पे चेक किया जा रहा है, पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, इसमें सभी में 2-2 मार्क्स मिले हैं। तमिलनाडु को पुलिस इस विभाग में क्या है 6 मार्क्स मिले हैं, बाकी सब में 1-1, 2 में, और कानूनी सहायता के लिए 12 मार्क्स दे दिए गए। तेलंगाना को जो तीसरी रैंक इसको मिली है, इनको पुलिस में फर्स्ट मतलब पहला जो रैंकिंग दी गई है, फिर थर्ड है, फिफ्थ और 5, इस तरह इनको कुछ मार्क्स दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर इनको बताया गया है। ठीक है, यह रैंकिंग इनकी दी गई है। देखिए कैसे इसी के आधार पर इनकी रैंकिंग बनाई गई है। जो पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के आधार पर इनको मार्किंग की गई है। अंतिम के 3 राज्य देखते हैं, इनकी क्या है? बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इनको देखिए रैंक कौन सी प्राप्त हुई? 16, 17 और 18। पुलिस में इनकी रैंकिंग 16 है, पश्चिम बंगाल की 18 है और उत्तर प्रदेश की 15 है। जेल प्रणाली में बिहार 9 नंबर पर आता है, पश्चिम बंगाल 13 और उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर। न्यायपालिका में बिहार 16वें पे है, पश्चिम बंगाल 18 और उत्तर प्रदेश फिर से 15वें पे। कानूनी सहायता में बिहार 16 नंबर पे और पश्चिम बंगाल 15 और कानूनी सहायता में 18 नंबर पर। अब विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे राज्य के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो इसके जो पिलर हैं वो चारों हैं, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। अब जो इनकी रैंकिंग है, पुलिस में 15 है, स्कोर 4.37 है। जेल प्रणाली में रैंक कितनी है? 17 है और इसका स्कोर कितना हो जाएगा? 3.55। न्यायपालिका में भी रैंकिंग देखिए, पुलिस और न्यायपालिका में जो रैंकिंग है वो 15 है और यहाँ पे स्कोर 4.05 है। कानूनी सहायता में बस एक, जेल प्रणाली से एक रैंक बढ़ा लीजिए 18 और 3.24। बस एक याद करने के तरीके के हिसाब से मैं टेबल याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। 1-2 बार आप इसको देखेंगे और आसानी से आपको ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब दिया गया है MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, इसके बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश के अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, जिसमें 5 वर्तमान और 106 नए, को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान हैं। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें अब याद हमें क्या रखना है वो जल्दी से देख लेते हैं। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील इसमें जाकर के पूर्ण हुई थी। ठीक है, लोकेशन याद कर लीजिए, असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में यह पूर्ण हुई थी। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र यात्रा में शामिल रहे। ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से, जो कि प्रयागराज का है, तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो कि धुबरी से सादिया है, इससे होकर भी गुजरती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में अब जानकारी दी गई है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। यह गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग जो है इससे भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। तथ्य याद रखिए, इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों,
राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। MV गंगा विलास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ज्ञातव्य है कि MV गंगा विलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र, पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी, नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी से युक्त है। आगे जो हमें तथ्य है वो टेंट सिटी के बारे में भी दे दिया गया है। MV गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। पॉइंट याद रखिए, जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अब हमें पढ़ना है केरल उच्च न्यायालय। इसमें क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। इसके बारे में जो जानकारी दी गई जल्दी से देख लेते हैं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें संविधान द्वारा कुछ भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाएं हैं? वो 22 भाषाएं हैं। अब वो 22 भाषाएं कौन सी हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिए, पॉलिटी से भी इसका प्रश्न बनता है। पहली भाषा है असमी, फिर बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एवं मलयालम। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव भी दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा, जो कि मलयालम है, इसमें निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय भी अब हम देख लेते हैं। पहला निर्णय है वाहन क्रय ऋण, व्हीकल परचेज लोन से संबंधित, और दूसरा है चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। ध्यातव्य है कि इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए AI, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP, जिसको बोलते हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में AI और NLP का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन, लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की जो सलाह है उस पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। अब इसके बारे में हमें जानना क्या है। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों EC की जो नियुक्ति है इसके संबंध में अहम फैसला सुनाया है और बोला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अभी तक क्या होता था, प्रधानमंत्री की सलाह पर
जो मंत्रिपरिषद थी बताती थी और उस पर क्या करते थे, राष्ट्रपति चयनित करते थे। किंतु अब क्या बोला गया है कि अब इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लोकसभा में कौन कौन शामिल होगा एक बार देख लीजिए। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाली विपक्षी दल के जो नेता हैं समिति के सदस्य होंगे। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपयुक्त दिया निर्देश ही प्रभावी रहेगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय तथा न्यायमूर्ति CT रवि कुमार शामिल थे। अब हमें पढ़ना है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में। असर जिसको बोलते हैं ASER। असर का पूर्ण रूप एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में 2500 सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित समझने में सक्षम हैं। अब इसमें याद क्या करना है, 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण 2022 जारी की गई और रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनका नामांकन स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के 19,060 गाँवों को शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों से 95% ऊपर रही है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है। 2018 में कितना था, 4.1 था, इससे 2% घट गया है। गौरतलब है यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 15-16 वर्ष आयु वर्ग की जो 7.9% लड़कियां अनामांकित थीं, जबकि वर्ष 2018 में आंकड़ा कितना हो गया है, 13.5। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। अब वे कौन कौन से हैं, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है, 17% है। उत्तर प्रदेश में 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2% है। अब बताया जा रहा है हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन गया है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन इसका नाम है, को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसका नाम बदला गया और क्या रखा गया, SSS हुबली जंक्शन। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे दप्रे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थिति देख लीजिए कहाँ है, धारवाड़ में है, हुबली में, और यह कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का रेलवे मंडल है। इसमें याद ये करना है कि 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है, 1507 मीटर। इससे पहले यह खिताब किसके पास था, तो याद रखिए इसके पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था। इसकी लंबाई कितनी थी, 1366.33 मीटर। अब विश्व के सबसे जो लंबे 5 रेलवे प्लेटफॉर्म हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं। पहला तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुबली जंक्शन, ये कर्नाटक में है और इसकी लंबाई मीटर में देखी जाए तो 1507 मीटर है। दूसरा है गोरखपुर जंक्शन, यह उत्तर प्रदेश का है,
जो कि पहले नंबर पे आता था 1366.33। तीसरा है कोल्लम जंक्शन, यह कहाँ का है? केरल का है और इसकी जो लंबाई है वो 1180.5 मीटर है। चौथा है खड़गपुर जंक्शन जो कि पश्चिम बंगाल का है और इसकी लंबाई है 1072.5 मीटर। पांचवा है स्ट्रेट स्ट्रीट सबवे, ये शिकागो का है अमेरिका का और इसकी जो लंबाई है वो 1067.8 है। देखिए शुरुआत के जो 4 हैं वो सब भारत के ही हैं, पांचवा केवल है शिकागो अमेरिका का। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था। कब शुरू किया था इसकी डेट याद कर लीजिए, 2018 में। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले यथा बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र शामिल थे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं ये जरूर याद कर लीजिए, तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसमें बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली है, चित्रकूट है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र इसमें शामिल है। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है और विदिशा जिले में स्टार्टअप्स द्वारा CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G IoT 5th जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग मामले हैं। इसमें सुपर क्यूटिकल्स, एम्बूपॉड और लॉजी AI और SEO5 इनको समझ लेते हैं। आगे टेक XR भी समझना है, ठीक है, एक एक करके समझते हैं ये है क्या, ठीक है। पहला है सुपर क्यूटिकल्स 5G और 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क। दूसरा है एम्बूपॉड, ये मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G और 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस है। एम्बू इसमें यूज़ किया गया है तो एम्बू से याद कर लीजिएगा एम्बुलेंस, और सुपर क्यूटिकल से आप कियोस्क करके याद रखिएगा स्मार्ट हेल्थ कियोस्क। अब ये है लॉजी AI, ये मोतियाबिंद रोग की त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन में उपयोग माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशन बनाया गया है। SEO5 क्या है? ये फेफड़े और मस्तिष्क स्कैन जो कि CT स्कैन या फिर एक्सरे होता है, इसके लिए AR VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है। पांचवा है टेक XR, नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट बनाई गई है, ठीक है। ये पांचों एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये जो ऐप है इनको याद कर लीजिए। अगला दिया गया कोल्लम, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है, माफ कीजिएगा। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य में सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। नाम याद कर लीजिए, कोल्लम है और कहाँ का है? केरल का है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का यह परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत जिला समिति, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान KILA, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल 2000 प्रशिक्षकों ट्रेनर को सीनेटर कहा गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक
भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। कब तक किया है? 2070 तक किया है। इसमें याद क्या क्या करना है? 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसको मंजूरी प्रदान की। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। इसका परिव्यय देख लीजिए। मिशन से वर्ष 2023 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। कौन कौन से हैं? देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश है। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन करना है। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आ जाएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अब उद्देश्य देख लेते हैं क्या क्या है। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके जो व्युत्पन्न है डेरिवेटिव्स हैं, इसके लिए निर्यात अवसरों को सृजन करना है। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लानी है। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना है। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना है। रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना है। अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं का समर्थन करना है। यहाँ तक हमने राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ पार्ट देखे हैं करंट अफेयर के। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगली सीरीज़ में हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य शामिल करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लोगों तक भी शेयर कीजिए। यदि आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी प्रीलिम्स, तो इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।